और आप वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए और इस बुक को सामने देखकर या एनिमेशन नहीं मिल रहा है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक कमाल के वीडियो में। और आप सभी का इस बायोलॉजी के चैनल में वारसी नीटिकल में स्वागत है, जिसका फुल फॉर्म है नीट प्लस मेडिकल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पहले वेटेज वाले टॉपिक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक के वेटेज ज़्यादा है वो आपको मिलेगा। और इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी की वीडियोस और मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने +1 में क्या मिस्टेक किया और मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेंगी। और आप वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए और इस बुक को सामने देखकर या एनिमेशन नहीं मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी क्वालिटी दूंगा, डीपली एक एक चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको कि आपको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या पीडीएफ्स हैं वो उस चैनल पर डाउनलोड आप कर सकते हैं जाकर फ्री में, और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये जो है 4 भागों में डिवाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चारों पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यदि आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे तो आपने इंटरेस्ट था तभी आपने लिया है, और जो एकदम प्यार करते हैं बायोलॉजी से उनको ये पार्ट, ये यूनिट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लिविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि खाना है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अभी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू रीड बुक करेक्टली, तो उसको जरूर से देखिए। उसका ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका व्हाट, व्हाई एंड हाउ आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा, पहले तो ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं वो वीडियो देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इस लाइन की बात करते हैं, द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इसका कहने का मतलब ये है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हैं वो हमारे फूड का बहुत ही मेजर कंपोनेंट है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम कह सकते हैं। क्यों? यहाँ पे कारण जरूर से उठाना चाहिए क्योंकि इस पे सवाल बन सकता है। तो इसका कारण ये है कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके हमको ग्लूकोज देता है, ग्लाइकोजन स्टार्च के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमें, समझ लीजिए सिंपल वर्ड में कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हमको जो मसल टेयरिंग होती है, हमारे मसल में जो टेयरिंग होती है उसको रिपेयर करता है। और प्रोटीन क्या करता है कि अलग अलग प्रोटीन्स और दूसरे प्रोटीन्स बनाता है। एंड फैट्स, फैट्स क्या काम है? ये ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और ये हमें एनर्जी भी देते हैं और बहुत से इनके भी काम है। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। और जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके हंड्रेड्स ऑफ रोल हैं। ये जैसे कि यहाँ पे बात करें, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज। जो फूड है वो हमें प्रोवाइड करता है मटेरियल फॉर ग्रोथ, हमारी जो शरीर की ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, और जो टिश्यू का टूटना होता है या सेल्स का टूटना होता है वो उसको रिपेयर करता है। वाटर की बात आ गई। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो वाटर है, पानी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन और कई अलग अलग प्रोसेस में। यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा गया है। और एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा, पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको पता ही होगा जो हमारा एक्सक्रीटा है वो सॉफ्ट और आराम से एक्सक्रीट हम नहीं कर पाते अपना एक्सक्रीटा, पर अगर पानी एकदम भरपूर मात्रा में पियेंगे तो आपको एक्सक्रीटा एक्सक्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिलेट कर सकते हैं। और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ की आपकी नॉलेज देंगे हम, और आपको डॉक्टर वाली पूरी फीलिंग देंगे। जब हम डिसऑर्डर्स में पहुंचेंगे तब भी डॉक्टर वाली फीलिंग देंगे। और यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि जो हमारा एक्सक्रीटा है वो टाइट क्यों होता है,
क्योंकि हमारे अंदर पानी की कमी होती है, और पानी जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऑब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ से अगर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और हम कम पानी पियेंगे तो एक्सक्रीटा तो हार्ड होगा ही। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स in food cannot be utilized by our body in their original forms. They have to be broken down and converted into simple substance. पहले यहाँ तक हम समझते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। पहले इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये जो हैं अपने नॉर्मल फॉर्म में डाइजेस्ट हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो सकते, इन्हें किसी तरीके से तोड़कर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंट। यहाँ पे कहा गया है कि इन्हें छोटे सिंपल सब्सटेंट में तोड़कर और इन्हें डाइजेस्टिव होने के जैसा बनाया जाता है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जटिल हमारे खान पीन की चीजें होती हैं, या जटिल हम फूड कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स से तोड़ फोड़ कर जो एब्जॉर्वेबल चीज़ें बनती हैं हमारे बॉडी के अंदर, या जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको तोड़ फोड़ के जो सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। एंड is carried out by our digestive system by mechanical and biological method। और जब ये डाइजेशन और बहुत सी प्रोसेस जब होती हैं तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकालना होता है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है, बाय जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन शोन इन फिगर 6.1। और जो जर्नल हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका व्यू कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये डायग्राम हमारे काम आएगा। क्यों? ये यहाँ से माउथ से एनस तक हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल आप कह सकते हैं होता है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, यानी कि ये पूरा पाइप है, उसके साथ नलके जुड़े हुए हैं, एक फॉर एग्जांपल है, पर इनका नलके और पाइप जैसा कोई काम नहीं है। इनका काम क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको ये समझाता हूँ डायग्राम कैसा, बहुत ही सिंपल है, इससे आप याद कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। कैसे? ये हमारा माउथ है, यहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमने कहा एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। अब ऑसिफोगस, ये है ऑसिफोगस, और ऑसिफोगस से हम नीचे आए, ये है हमारा स्टमक के बाद थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे हमारे को पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर देखने को मिलता है। और पेनक्रियाज आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है 10th में, और बिल्कुल जरूर पढ़ा होगा जिनको याद होगा। पेनक्रियाज इस साइड होता है। इस साइड क्यों बनाया है इसका भी कारण जब हम लीवर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, बहुत ही बढ़िया कारण है वो भी। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और उसके बाद ये है एनस। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का जो ओवरव्यू है कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है द माउथ लीड्स टू द पहले यहाँ पे थे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग। जो हमारा एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटीरियर ओपनिंग के द्वारा शुरू होता है। एंटीरियर एंड पोस्ट, पहले इस पैरा को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं डीपली इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियोरली थ्रू द एनस। अब इस लाइन का मतलब इस डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा कैसे। ये देखिए, ये हमारा समझ लीजिए विंड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है, और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि हमारी बैकबोन समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ से अगर कोई ऑर्गन जुड़ा हुआ है तो इसको एंटीरियर कहेंगे, और यहाँ पे कोई है अगर इससे पीछे के साइड में उसको पोस्टीरियर कहेंगे, यानी कि आगे के सामने एंटीरियर, पीछे के सामने पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आप पढ़ के अब समझेंगे द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग, यानी कि इस साइड से
जो हमारा विंड पाइप के यानी कि छाती के साइड से हमारा जो है एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है, और आपको पता भी है मुंह हमारा आगे के साइड में होता है, और एलिमेंट्री कनाल एंड्स विद पोस्टीरियर साइड, यानी कि पीछे के साइड से हमारा एलिमेंट्री कनाल खत्म होता है, जहाँ पे हमारा एनस होता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। जो माउथ है वो बक्कल कैविटी के द्वारा शुरू होता है। द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ। जो हमारा ओरल कैविटी है आपको भी पता होगा, बहुत सारे हमारे पास टीथ होते हैं। एंड ए मस्कुलर टंग, और एक मस्कुलर हमारे पास टंग होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉज बोन। और जो हर दांत है वो हर दांत एक सॉकेट के अंदर फिट होता है, जिसको हम जॉ कहते हैं, जो 6.2 में आप देख सकते हैं। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वाले डायग्राम को। पहले ये हम पैरे को कंप्लीट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। थीकोडोंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थीकोडोंट। थीकोडोंट मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। पहले इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा टीथ है, थोड़ा सा डायग्राम में अगर क्लियरिटी नहीं होगी, ये देखिए ये हमारा टीथ है, और ये जैसे ये जॉ है इसके अंदर फिट है, इसके अंदर फिट है, इतना पार्ट हमें दिखता है, इतना पार्ट जॉ के अंदर होता है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं थीकोडोंट। और जो ये है हमारा जॉ, और जॉ के ऊपर टीथ है, इसको कहते हैं एक्रोडोंट। इसको याद कर लीजिएगा, डिफरेंस पूछ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे दांत किसके पास होते हैं? ऐसे दांत अभी तक तो नहीं है, पर ये एक वर्ड बनाया गया है ताकि हमें समझ आए कि अगर मस्कुड़ों के ऊपर यानी कि जॉस के ऊपर अगर दांत है तो एक्रोडोंट, जॉस के अंदर फिट हैं तो इसको कहते हैं थीकोडोंट। जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग मैमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स को ही ले लीजिए, हमारे पास जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार दांत आते हैं, एक बार मिल्की टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो उसको भी हम समझते हैं। ए सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ replaced by a set of permanent और अडल्ट टीथ। आपको भी पता है मिल्की टीथ जब हमारे टूटते हैं 7 से 8 साल की उम्र में, तो हमारा जो परमानेंट टीथ आता है और उसको वो अगर टूट गया तो उसके बाद हम बत्तीसी दिखाने लायक नहीं हो जाते। हम बत्तीसी किसी को दिखा नहीं सकते क्योंकि दोबारा दांत आएगा नहीं। तो आपको भी पता है इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन, इस टाइप की डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडेंट। जो इस टाइप का जो प्रोसेस है या डेंटेशन कह सकते हैं, इसे डाइफोडोंट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर ज़िंदगी में 2 बार दांत आए और एक मिल्की है उसको टूटने के बाद परमानेंट आए तो इसको डाइफोडोंट कहते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। आपको भी पता है कि जब कोई बोलता है तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा, तो ये बत्तीसी इसी बात की होती है कि 32 दांत जो हमारा एडल्ट यानी कि जो जवान ह्यूमन बीइंग है, जो एडल्ट हो चुके हैं, उनको पास 32 के 32 दांत होते हैं। पर किसी किसी के पास नहीं होते, पर यहाँ पे लिखा गया है 32 होते हैं। विच आर, पर बच्चों में अब कम होते हैं, यहाँ पे अडल्ट इसीलिए लिखा गया है। विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। और जो ये दांत दिए गए हैं 32 के 32, वो भी डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। कोई काटने के लिए, कोई चबाने के लिए, कोई फाड़ने के लिए, अलग अलग काम है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए हेट्रोडोंट डेंटेशन। हेट्रोडोंट डेंटेशन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। हेट्रोडोंट डेंटेशन, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर और कई मैमल्स के अंदर, ज़्यादा करके मैमल्स के अंदर हेट्रोडोंट देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के दांत। हमारे पास 4 टाइप के दांत होते हैं, तो वो डिफरेंट ही हुआ। एक टाइप का दांत जिसे क्या कहते हैं मैमल्स के अंदर होते हैं, जिन एनिमल्स के अंदर होते हैं उसे होमोडोंट डेंटेशन कहेंगे। तो पहले हम हेट्रोडोंट की बात करें। हेट्रोडोंट डेंटेशन और 4 टाइप के दांतों के नाम हम देख लेते हैं। इंसिजर्स, ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं जिससे हम अगर ब्रेड का एग्जांपल ले तो ब्रेड को काटते हैं। कैनाइन, अगर हमें लेग पीस खाना होता है, जो वेजिटेरियन हैं वो ना सुने या एग्जाम्पल रिलेट तो आप नहीं कर पाएंगे, पर मुझे यही एग्जाम्पल मिला। कैनाइन, जब हमें मीट का टुकड़ा तोड़ना होता है तो हम साइड वाला ये जो तीखा सा दांत है उससे हम
फाड़ते हैं मीट को, तो ये काटने के लिए, ये फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। प्री मोलार एंड मोलार ये दोनों चबाने के लिए यूज होता है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉस इन दी ऑर्डर ICPM यानी कि इंसिजर कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटेशन फार्मूला विच इज इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, एक टाइप के दांत, जैसे यहाँ पे इंसिजर होंगे, फिर यहाँ पे कैनाइन होंगे, फिर यहाँ पे प्री मोलार होंगे, ये दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, और इधर मोलार होंगे। तो यही सेम चीज ऊपर होगा, यही सेम चीज नीचे होगा। अब जो डेंटेशन फार्मूला है, जो यहाँ पर दिया गया है डेंटेशन फार्मूला, उसको देख लेते हैं। इज 2 1 2 3 ओवर में 2 1 2 3, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दी हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, जो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ होता है, जो टीथ के ऊपर जब हम चबाते हैं, जहाँ पे हम ब्रश करते हैं, मेड अप ऑफ इनेमल। ये जैसे कि थोड़ा डायग्राम सही नहीं है पर आपको समझाने के लिए, ये हमारा टीथ है, तो इतना मोटा इनेमल नहीं होता है, पतला ही होता है, ये छोटा सा ऐसे कवरिंग होती है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखा गया है क्या, इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को चबाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन, जो टंग है वो फ्रीली इधर उधर जा सकती है पर ज़्यादा दूर घूमने नहीं जा सकती। फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर, जिस फ्लोर से वो अटैच होती है फ्रीली मूवेबल हमारी टंग ऑफ द ओरल कैविटी, उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम याद रखिए, बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। फ्रेनुलम से टंग कनेक्ट होता है, फ्रेनुलम, ऐसे आप याद करिए। अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप से याद कर सकते हैं। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिलेई। जो हमारा टंग है उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, सम ऑफ विच बेयर्स टेस्ट बर्ड्स, और उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स फिट किए गए होते हैं। अब मैं बहुत ही बढ़िया आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि हमें टेस्ट कैसे आता है। जैसा कि आप यहाँ, मैं आपको एक कॉपी पर ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, हमें नॉलेज अच्छा लेकर जाना है। तो चलिए पहले कॉपी पे देखते हैं कि वो कैसे हमारे को टेस्ट आता है हमारे माउथ के अंदर। तो बच्चों देखिए, ये हमारा टंग है, टंग के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। इस एक टेस्ट बड को लेते हैं और उसको जूम करते हैं, जूम हो गया। ये हम ऊपर से नहीं देख रहे बल्कि इस साइड से देख रहे हैं। ऊपर से देखने पे टेस्ट बड कुछ ऐसे दिखेंगे और साइड से देखने पर कुछ टेस्ट बड्स ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, या आप कह सकते हैं जो टेस्ट को महसूस करते हैं, ठीक। पर आप ये बताइए कि जो हमारा ज़बान है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जो हम खा रहे हैं उसको लाना पड़ेगा। पर इसको लाने के लिए अगर ड्राई रहेगा हमारा ज़बान तो यहाँ पे कैसे आएगा? ड्राई रहेगा तो ये तो सारा हमारे ज़बान को ढक देगा और यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। इसीलिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है सलाइवा का। सलाइवा क्या करता है? एकदम नरम बनाता है फूड को, लिक्विड जैसा बनाता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, और जब चबाते हैं तो हल्का हल्का फूड और पानी स्लिप होकर नीचे आता है और फिर हमें टेस्ट बड के द्वारा हमें टेस्ट हमारे मुंह के अंदर आता है। तो इसको भी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। अब जो ओरल कैविटी होती है वो तो लीड करती है या ख़त्म होती है और शुरू करती है हमारा जो ओसिफोगस है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नाक के पास हमारी जो ट्यूब है जा रही है और ये माउथ के पास से वाली ट्यूब है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसको हम फेरिंग्स कहते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द ओसिफोगस एंड ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, यानी कि जो ट्रैकिया है और फूड पाइप है एक जगह
फेरेंक्स में ओपन होते हैं, आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर। ए कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिक्स प्रेजेंट इन द एंट्री ऑफ द फूड इन टू द ग्लोटिक्स, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलिंग। अब यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने बनाया है जिससे मैं आपको समझाऊं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए, ये है विंड पाइप जो कि हम इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं, और ये है हमारा क्या कहते हैं, फूड पाइप। हमने इसके नाम तो रख दिए विंड पाइप, फूड पाइप, पर इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोटिक्स और इसको कहते हैं गल्लेट। याद रखिएगा, फूड पाइप को कहते हैं गल्लेट और इसको कहते हैं ग्लोटिक्स। तो एपी का मतलब होता है ऊपर, जॉइन हुआ, पड़ा हुआ है। तो ये जो है एपीग्लोटिक्स, ये ग्लोटिक्स, तो ग्लोटिक्स के ऊपर क्या है, एपीग्लोटिक्स। तो अब आप इस वर्ड का मतलब समझ गए होंगे एपीग्लोटिक्स क्यों कहा जाता है। तो जब खाना यहाँ से सरक कर, स्लिप कर कर सलाइवा के कारण नीचे आता है, तो ये खाना इसके ऊपर लगता है और ये फिर फ्लैप जो होता है, ताकि विंड पाइप के अंदर हमारा जो खाना है वो ना जाए, तो ये जो फ्लैप है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बंद हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है ढक्कन। और जैसे ही ये फूड इस पे प्रेशर डालता है तो ये नीचे गिर जाता है और आराम से सरक के खाना इसके अंदर चला जाता है। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये देखिए, प्रिवेंट्स द फूड इनटू द ग्लोटिक में जाने से फूड को बचाता है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलेशन, द स्वॉलिंग। द ओसेफोगस इज ए थिन, जो ओसेफोगस है वो थिन, पतला, लॉन्ग ट्यूब, लंबी ट्यूब, विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक। पोस्टीरियर का मतलब मैंने समझाया, पीछे के साइड में, यानी कि वो हल्का पीछे की साइड में होता है, आगे पीछे के बीच से थोड़ा सा पीछे होता है। पोस्टेरियरली डायफ्राम एंड पासिंग थ्रू नेक, नेक के द्वारा ओसेफोगस जाता है, फिर थ्रोट में जाता है एंड थोरैक्स में जाता है एंड डायफ्राम से होते हुए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, और उसके बाद ये स्टमक में जाता है, जिसको जे शेप्ड कहते हैं स्टमक को। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जे की तरह बना हुआ है, जे शेप्ड स्टमक है। स्टमक के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत भूख लगती है स्टमक का नाम सुन के। ए मस्कुलर स्फिंक्टर, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इस पे भी एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, जैसे टेस्ट बर्ड का दिया मैंने, एपिग्लोटिक्स का दिया, यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको मिलने वाला है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोओसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस इनटू द स्टमक, यानी कि एक टाइप का यहाँ पे मसल होता है जो कि बंद होता है, खुलता है। जब खाना आएगा तो ये खुल जाएगा, जब अंदर चला जाएगा खाना, और अब जब खाएंगे नहीं तो ये बंद रहेगा और अंदर पचता है खाना। और सेम टाइप का यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे भी यही सेम काम है। जब खाना पच जाएगा तो ये खुल जाएगा, इधर से चला जाएगा, और जब खाना पच रहा होगा तो इसको बंद करके रखेगा। दी जो स्टमक है, आपको पता लग गया कि अपर लेफ्ट पोर्शन में जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड होता है, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हैज 3 मेजर पार्ट। कार्डियटिक पोर्शन इनटू विच ओसोफेगस ओपन्स, कार्डियटिक जहाँ पे हमारा ओपन होता है, यहाँ से नहीं होता हो, इसका भी अलग काम है। उसका फंडिक रीजन एंड द पाइलोरिक पोर्शन which opens into the first intestine is distinguishable into 3 regions. Three regions: a U-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled portion ileum. The opening of the stomach into duodenum is गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ तक मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था ताकि पाइलोरिक स्फिंक्टर भी हमारा कवर हो जाए। अब मैं समझाता हूँ जो यहाँ का स्फिंक्टर है, यहाँ की मसल है और यहाँ की मसल है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पे आप मिक्सर ग्राइंडर देख सकते हैं। ये जो डब्बा होता है जब हम चटनी पीसते हैं, कभी आपने अगर किचन में गए हैं आप बिल्कुल गए होंगे, आप लोग मम्मी पापा की हेल्प किया करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डब्बा है, फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक लॉक होता है और ढक्कन एक लॉक होता है ताकि हमारा जो चटनी बाहर ना आए। तो क्या कभी आप जब चटनी पीसते हैं तो यहाँ से ढीला छोड़ देते हैं, यहाँ पे टाइट से कसते हैं ताकि ये डब्बा इधर उधर चला ना जाए। और जब भी आप चटनी पीसते हैं तो ये तो आप खोल के पीसते होंगे,
पर ऐसा नहीं है, आप खोल के पीसते नहीं है। अगर इसको आप खोल के पीसेंगे तो क्या होगा, सारी चटनी, हरी हरी चटनी किचन में हरियाली फैला देगी, होगा कि नहीं। तो ये समझ लीजिए है गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर, और ये वाला लॉक समझ लीजिए पाइलोरिक स्फिंक्टर है। तो जब हम खाना खाते हैं, यानी कि जब हम चटनी का इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो ढक्कन खोल के हम डालते हैं, यानी कि ये ढक्कन खुला रहता है जब खाना अंदर आता है। फिर जब खाना अंदर आ गया, अब हमारी है पीसने की बारी। तो जब हम पीसते हैं तो ये ढक्कन बंद रखते हैं। तो वैसे ही ये भी ढक्कन हमें बंद करने के लिए स्फिंक्टर की जरूरत होती है, स्फिंक्टर की, ताकि जब हमारे पेट के अंदर मड़ोड़ होगी, खाने को ऐसे पचाया जाएगा, तो पचाते के टाइम पे अगर ये खुला रहेगा तो ये सारा खाना बैक आ सकता है और आपके मुंह के रास्ते निकल भी सकता है। इसीलिए जब मिक्सर पेट का चल रहा होता है तो ये वाला जो पोर्शन है ये बंद रहता है। अब बात करते हैं ये वाला क्यों बंद रहता है। आप समझ गए होंगे, अगर खाना पच रहा और ये खुला रहेगा तो ये तो खाना पचते पचते अधपचा ही खाना आपके डोडेनम में जाएगा, डोडेनम से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस, यहाँ पे अगर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी कंट्रोल दिया जाता है ताकि अच्छे से खाना पचे। उसके बाद ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से ओपन करता है इसको, और उसके बाद आराम से खाना जितना पचा हुआ है उसको बाहर यहाँ पे डोडेनम में भेज देता है। तो आपको मिक्सर वाले एग्जाम्पल से बहुत ही रिलेट कर सके होंगे आप कि कैसे ये हमारा स्फिंक्टर दोनों काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोडेनम की बात की गई है। डोडेनम यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है, यहाँ पे हम देखेंगे यू शेप डोडेनम, ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजेनम। जो हमारा मिडल पोर्शन होता है उसको हम जेजेनम कहते हैं। कॉइल्ड होता है, एक दूसरे में लिपटे होते हैं। और इससे ज़्यादा लिपटा हुआ पोर्शन जो है इलियम है, ये इससे भी ज़्यादा लिपटा हुआ पोर्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दी ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डोडेनम, ये हमने पढ़ लिया। इलियम ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो इलियम है वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सीकम कंटेन करता है, कोलोन कंटेन करता है और रेक्टम कंटेन करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कोलोन है। और ये देखिए एक और चीज़ मैं पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सीकम इज ए स्मॉल ब्लेंड शैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये वाला पार्ट है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिम्बायोटिक के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप प्लांट का वो पढ़ेंगे कि फंगी और एक और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की मदद करते हैं। ये खाना इसके लिए बनाता है, ये इसको बचाता है, ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। द सीकम ओपन्स इन द कोलोन। अब बात करते हैं इसकी, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट हमारे जो पुराने समय में जब हम कच्चा खाना खाते थे, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। जब हम कच्चा खाना खाते थे और हम जब पका के खाते नहीं थे तो ये जो अपेंडिक्स था ये बहुत इतना बड़ा होता था, यानी कि अपने साइज में नॉर्मली बड़ा होता था। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ऐसे एंजाइम्स या केमिकल्स चाहिए होते थे जो कि कच्चे खाने को पकाए। पर अब आप रिलेट कर सक रहे होंगे कि ये धीरे धीरे छोटा क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि अब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो अपेंडिक्स की लोड नहीं है। इसको एक्स्ट्रा ऑर्गन भी कहा जाता है या इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। एराइज फ्रॉम दी सीकम। उसके बाद सीकम ओपन होता है कोलोन में, ये कोलोन है और ये कोलोन 3 पार्टों में डिवाइड है। यहाँ पे द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द असेंडिंग पार्ट ये वाला, ट्रांसवर्स पार्ट ये वाला एंड द डिसेंडिंग पार्ट ये वाला। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इन द रेक्टम। जो ये डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम में ओपन होता है। यहाँ पर ये रेक्टम है, ये रेक्टम में ओपन होता है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। और उसके बाद रेक्टम एनस के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद जो एक्सक्रीटा है वो एक्सक्रीट हो जाता है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसियोफोगस टू रेक्टम। ओसियोफोगस से
ऑसियोफागस से रेक्टम तक जो वॉल होती है, ट्यूब होती है 4 लेयर की, यहाँ पे लिखा गया रेक्टम पोजेस 4 लेयर, ये 4 लेयर पोजेस करती है। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे। ये 4 लेयर पोजेस करती है, जो कि है, नेम इनके बता दें, सरोसा, मस्कुलरीज, सब मस्कुलरीज एंड म्यूकोसा। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसका एग्जाम्पल भी मैं बहुत ही बढ़िया आपको देने वाला हूँ, जैसे पिछले एग्जाम्पल दिए। पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम पे डीपली इसके बारे में बात करेंगे। सरोसा इज द थिन आउटर मोस्ट लेयर। ये जो सरोसा है वो उस ट्यूब का आउटर मोस्ट थिन लेयर है। एंड इट मेड अप ऑफ थिन मीसोथीलियल एपिथीलियम ऑफ वेसरल ऑर्गन। ये मीसोथीलियल जो थिन मेम्ब्रेन होता है उसका बना होता है, एपिथीलियल विच सम कनेक्टिव टिश्यू, और विद सम कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये बना है। मस्कुलरीज इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। जो मस्कुलरीज हैं वो स्मूथ मसल के द्वारा बने हैं, यूजुअली अरेंज इनटू एन इंटीरियर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड oblique muscles layer may be present in some region. The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nervous blood and lymph vessels. अब यहाँ पे डायग्राम आया और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा सेरोसा जो बाहर की थिन लेयर है। उसके बाद आता है इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और इसके अंदर कभी कभी ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं, मस्कुलरीज। इसको पहले मैं आपको डीपली समझाता हूँ। जैसा कि देखिए, इसके अंदर 2 टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं और तीसरा टाइप कहीं जगह प्रेजेंट होता है। ये वाला जो बाहर है इसको अगर मैं बनाऊं, ये अभी ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और बाहर वाले का सिर्फ एक मसल आपको दिखाऊं, ये वाला, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसे बहुत सारे जुड़ के एक गोला बनाएंगे। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो अंदर के साइड में ये वाला मसल है, ये ऐसे सीधे डंडों की तरह जुड़े हैं, पर ये राउंड जुड़ते हैं। इनका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देके आपको काम समझाऊंगा। तो ये है हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो हमारा बाहर वाला परत है उसको कहते हैं सेरोसा। इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल को मिलाकर बनता है मस्कुलरीज। जो आउटर है वो ऐसे इसके मसल फैले हुए हैं गोलाई में, जो इनर है उसके ऐसे मसल फैले हुए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे पीछे हमने ऑब्लिक मसल पढ़ा। जो ऑब्लिक मसल होता है वो कई जगह यानी कि ऑसियोफागस से रेक्टम तक कई जगह प्रेजेंट होता है। और ऑब्लिक मसल कैसे दिखते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वाला ऐसे था, सर्कुलर वाला ऐसे था, और ऑब्लिक ऐसे होते हैं, साइड में ऐसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब म्यूकोसा। यहाँ पे ये वाली लेयर आपको देख सकते हैं, सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, और इनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और ये जो खाली स्पेस है ये ल्यूमेन है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सब म्यूकोसल लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और ये नर्वस, ब्लड एंड लिम्फ के वेसल्स कंटेन करता है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। यानी कि अब देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी। ये है हमारा ऑसियोफागस और ये है हमारा रेक्टम। ये ऑसियोफागस है, ये हमारा रेक्टम है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है ड्यूडेनम के पास ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। यानी कि जब ये लेयर धीरे धीरे आएगी ड्यूडेनम के पास, यही ट्यूब हर जगह फैली हुई है, तो वो ट्यूब जब ड्यूडेनम के पास आएगी तो ड्यूडेनम के पास ये सब म्यूकोसा जो है लेयर, इसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट हो जाएंगे। और आपको भी बताया ग्लैंड किस लिए होते हैं, सिक्रीट करते हैं कई चीज़ें हमारे को जो ज़रूरत होती है, एंजाइम्स या जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा। यहाँ पे देख सकते हैं इनर मोस्ट जो लाइनिंग है ल्यूमेन की, ये खाली स्पेस की, उसको म्यूकोसा कहते हैं। यहाँ पे
लिखा भी हुआ है। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड, यहाँ पे इर्रेगुलर फोल्ड आप देख सकते हैं, र्यूक कहते हैं इसे, इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलीज। अब यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बात समझने की देखने को मिलेगी। यहाँ पे डुओडेनम के पास जब ये ट्रैक आया तो वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट आ गए, यानी कि ग्लैंड मौजूद हो गए। उसके बाद ये जो ऐसे क्या कहते हैं फोल्ड्स हैं, ये सिर्फ स्टमक के पास और इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये स्टमक के अंदर ऐसे 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 बने होंगे। आप अगर देखेंगे और भी पिक्चर्स तो ऐसे ऐसे बने होंगे। और यहाँ पे देखिए स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे कि ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कॉल्ड विली, इनको विली कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिगर आप देख सकते हैं, द सेल लाइनिंग, द सेल्स लाइनिंग दी विली प्रोड्यूस, जो सेल की लाइनिंग होती है जो विली प्रोड्यूस करता है, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, बहुत अलग अलग माइक्रोस्कोपिक उठाव प्रोजेक्शन, कॉल्ड माइक्रोविली, और उसे माइक्रोविली कहते हैं। गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और उसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस यानी कि ब्रश की तरह जो उसका बॉर्डर ब्रश जैसा अपीयरेंस उसको देता है। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, यानी कि ये जो है ना ये इसलिए किया जाता है। अगर ये देखिए, ये अगर ऐसे ना हो, सिर्फ ऐसे फ्लैट हो, तो अगर खाने को इसको सक करना हो और इसको न्यूट्रिएंट सक करना हो तो इसमें कितना करेगा ये। अगर ये सारे ऐसे ऐसे रहें तो ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। यहाँ से सारा, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। उसके बाद सरफेस एरिया विली आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो विलीज होते हैं वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं, एंड ए लार्ज लिम्फ, और एक लार्ज लिम्फ के द्वारा, वेसल कॉल्ड लैक्टियल। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो लार्ज वेसल आप देख सकते हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको विली लैक्टियल कहते हैं। इसका एक तो ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है लैक्टियल्स, और उसके बाद विली सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पे आप कैपिलरीज देख सकते हैं। कैपिलरीज ये एक वेन होंगी और एक आर्टरी होगी, और यहाँ पे ढेर सारे कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज आप समझते होंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गोबलेट। म्यूकोजल एपिथेलियम, जो म्यूकोजल एपिथेलियम है ये वाला इसकी जो छोटी पतली सी लेयर है, इसके पास जो होते हैं गोबलेट सेल्स होते हैं विच सिक्रेट म्यूकस, और ये जो सेल्स होते हैं वो म्यूकस से चिपचिपा सा कुछ लिक्विड रिलीज करते हैं, जिसका काम क्या है, दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। इसको ल्यूब्रिकेशन यानी कि स्लिपरी बनाने के लिए पूरे ट्रैक को ये गॉबलेट सेल से ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स, और जो ये म्यूकोसा है सेल गॉबलेट सेल के द्वारा म्यूकस तो सिक्रेट करता ही है, ये ऑल्सो एक ग्लैंड फॉर्म करता है इन द स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, एंड क्रेस्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ना ये छुपा हुआ, ये दो विली के अंदर, यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। ये मैं हाथों से समझाता हूँ, देखिए कैसे। ये एक विली है, ये दो विली है, ये तीन विली है, चार विली। तो इसके बीच में यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ये क्रिस्ट छुपा होता है। क्रिस्ट जो होता है वो छुपा होता है। यहाँ पे लिखा है इन बिटवीन द बेस ऑफ, इन बिटवीन बेस ऑफ विली के बेस पे, इन बिटवीन दी और इंटेस्टाइन के अंदर जो क्रिस्ट है वो छुपा होता है। क्रिस्ट ऑफ लुब्रिकेंट AH, द 4 लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और सिंपली ये कहा जा सकता है
कि जो ये 4 लेयर हैं पूरे एलिमेंट्री कनाल में, ये जो पूरी ट्यूब है, ये जो फैली हुई है, ये अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, अलग अलग ग्लैंड अपने साथ जोड़ लेती हैं, अलग अलग काम है। जैसे कि हमने देखा कि स्टमक और विली क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये विली प्रोड्यूस करती हैं कुछ ऐसे, और ड्यूडेनम में आके इसके पास ग्लैंड आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग काम है। अगले वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही डीपली वीडियोस बनाई जा रही हैं और अपने क्लासमेट के साथ इन वीडियोस को जरूर से शेयर करिएगा। और आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट। जब प्लेलिस्ट पे आप सर्च करेंगे लास्ट के प्लेलिस्ट के अंदर सारा जो हमारा इस चैप्टर का नोट्स है वो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी जाएगी लास्ट वाले वीडियो में, और वहां से आप नोट्स डाउनलोड करिए।